ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों के कहाँ तक हो गए थे? देखिए ये ज्यादा 15 मतलब होली तक आपके सारे पेपर हो जाएंगे, और होली मतलब मार्च में सारे पेपर आपके हो जाएंगे। फिर अप्रैल और मई क्वेश्चन हम लोग वो करेंगे जो यूपीएससी में बन सकते हैं। हमें लगता है कि नए क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है कि ये करना जो पुराने आए हुए। नए क्वेश्चन मार्केट में कोई भी हो, तो नए क्वेश्चंस में प्रॉब्लम यही है, या तो उनकी क्वालिटी बहुत लो है या फिर बहुत ज्यादा वो डीप में है। मतलब यूपीएससी का एक लेवल है, वो लेवल ये है कि ना तो बहुत ही क्वालिटी लो होना चाहिए, ना बहुत इजी हो, और ना ही बहुत डीप हो, है ना। एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 10, इस तक जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का बनना कोई कलाकारी नहीं होती। कलाकारी ये है कि 100 क्वेश्चन में किस तरह से सेट किए जाएं कि जो लेवल 60 या 45 या 50 तक पहुंचे, है ना। तो ये है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजी होते हैं, तो ये मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। फिर सिर्फ आपको वही करना रहेगा जो आने वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कल वाला एक पेपर पहुंचा होगा आप लोगों के पास, है ना। कल आपको पेपर मिला है सर? वो हिंदी मीडियम में है। हाँ, हिंदी मीडियम में है। अभी आज आपको मिल जाएगा इंग्लिश में, तो वो हिंदी मीडियम में थोड़ा कुछ, इंग्लिश में कुछ अभी कुछ चीजें चेंजेस करनी थी, वो रह गई हैं, तो आज आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा। तो ये वो पेपर हैं जो मार्केट में जा रहे हैं, तो आप लोग भी इनको सॉल्व कर लिया कीजिए, और इनमें से कोई भी डाउट हुआ कि तो आप क्लास में इसमें पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे पास ही जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो 100 क्वेश्चन है, वो आपके एक साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि हर वीक में एक क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाए, है ना। जैसे इस वीक में आपको एक मिल गया, नेक्स्ट में दूसरा मिल सकता है, इस तरह से। मतलब टेस्ट के अलावा ये चीजें रहेंगी, ठीक है। अनिशुल रहमान, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। कल हम लोग कर चुके थे 34 तक, है ना। 32 क्वेश्चन हुआ था हमारा, यही था ना। यस, ये क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट हम देखने वाले थे कि द इंडियन कंटेस्ट एडिशनल प्रोटोकॉल, हाँ ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन द इंडियन कंटेस्ट यानी भारत के संदर्भ में, what is the implementation ratify the additional protocol with the International Atomic Energy Agency, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो IAEA है, ठीक है, IAEA, ठीक है, IAEA, उसके रेफरेंस में पूछा है। देखिए पहले तो ये काफी हाईलाइटेड टॉपिक है। IAEA हमेशा आता है, और इसको आप सब लोग समझते ही हैं, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इस एजेंसी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ये है क्या। तो ये वियना में है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो मेन फंक्शन है कि कैसे एटॉमिक एनर्जी को मिसयूज होने से रोका जाए, हाउ टू कंट्रोल एटॉमिक एनर्जी द मिसयूज, ठीक है। यानी जो परमाणु ऊर्जा है उसका मिसयूज ना हो। तो आप इसका समझ गए कि ये है क्या, कि इंडिया इसका मेंबर है, ये बात जान लेना, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है।
इंडिया इसका मेंबर है। और इसका जो फंक्शन है एक लाइन में समझिएगा, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, वियना में है। और इसका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है, सॉरी, ऑस्ट्रिया वियना में है। और फंक्शन क्या है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा के हथियारों पर रोक लगाना। अब सीधे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका। और बहुत तो तीनों बातें समझ में आ गई कि है क्या। और देखिए, पहला इसमें सेंटेंस कहता है द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम्स अंडर द IAEA सेफगार्ड, यानी जो सिविलियंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। सिविलियन का मतलब होता है दैट यूज फॉर द एटॉमिक या यूज ऑफ यूरेनियम फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो सिविलियन का मतलब होता है एनर्जी के लिए, जो यूरेनियम, जो एटॉमिक जो यूज होता है वो यूरेनियम एनर्जी के लिए यूज होता है, उसके लिए। अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, पूछा है कि क्या है ये। द मिलिट्री, हाँ, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का है क्या, इसमें ये कट गया है, ठीक है। द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम्स अंडर द इंस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा मिलिट्री से कोई रिलेशन ही नहीं है। मिलिट्री का मतलब है इस कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। मिलिट्री का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सिविलियन यूज के लिए देते हैं। तो सेकंड सेंटेंस गलत है। अब देखते, कंट्री विल हैव टू प्रिविलेज टू बाय द यूरेनियम फ्रॉम द, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर मेंबर ऑफ द IAEA, बट हम इसके लिए कैपेबल नहीं है। कि मैंने कल भी बताया था, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, दैट इज अ मेंबर ऑफ 45 कंट्रीज, okay, member of 45 countries. We are not part this group. Which group? NSG ग्रुप के हम लोग पार्ट नहीं है। इनका कहना है जो कंट्री IAEA का मेंबर है वो NSG से यूरेनियम ले सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ठीक है। द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ द NSG, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हम भी लोग में भारत भी मेंबर हो गया होता, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा। हमने जस्ट स्टार्टिंग में एक लाइन आपको बताई थी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IAEA, यानी क्या इसका फंक्शन है। तो फंक्शन है प्रमोट सिविलियन, यानी सिविलियन यूज एटॉमिक एनर्जी। सिविलियन यूज का मतलब है हम इसका इस्तेमाल सिर्फ ऊर्जा बनाने के लिए करेंगे, मिलिट्री के लिए कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा था, तीसरा उन्होंने सेंटेंस, दूसरा क्या बोला उन्होंने, हाँ, ये दूसरा था मिलिट्री वाला, मिलिट्री में नहीं करेंगे। तीसरा ये था कि अगर वी आर द पार्ट ऑफ द दिस ग्रुप, then we may capable to buy a uranium from the NSG group, ऐसा भी नहीं है। NSG ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, ठीक है। और चौथा सेंटेंस में बोला था कि कोई मेंबर अगर इस ग्रुप का होता है तो ऑटोमेटिकली वो NSG ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को NSG की सदस्यता मिल सकती है, आई थिंक विद इन 3 ईयर। NSG जो ग्रुप है वो 45 उन मेंबर्स का ग्रुप है जो यूरेनियम का सप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना है, नोट करना है, दे सप्लाई यूरेनियम फॉर द सिविलियन यूज। ध्यान समझिएगा, सिविलियन यूज। अगर कोई कंट्री बोलेगा कि देखो भैया हमें यूरेनियम दे दो हम बम बनाएंगे, नहीं देगा। वो बोलेगा देखो हम एटॉमिक एनर्जी बनाएंगे, तब देगा। तो बहुत काम का वर्ड है सिविलियन यूज, ठीक है, वो लोगों को ही देता है। अच्छा, NSG ने, ये जो NSG ग्रुप है, आपने पता होगा कि NSG ग्रुप ने हम लोगों को मेंबरशिप क्यों नहीं दी है, ये बता सकते हैं?
ऐसा क्या रीजन है एनएसजी ने हम लोगों को मेंबरशिप नहीं दी है? और अभी अभी हमें ऐसी क्यों उम्मीद है कि 3 साल में मिल जाएगी? दोनों का आंसर है किसी के पास? देखिए, हम लोगों ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है? सीटीबीटी का मतलब है कि सीटीबीटी पर साइन, कभी आप इसको पढ़ना, कभी हम देखेंगे तो एक ट्रीटी है न्यूक्लियर फंक्शंस को लेके, सीटीबीटी। उसमें क्या है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, इसलिए हमने साइन नहीं किया। और पाकिस्तान कहता है जब तक इंडिया साइन नहीं करेगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे, ठीक? तो सीटीबीटी का मतलब है अगर आप उस पर साइन कर लेते हो तो अब किसी भी कीमत पर एटॉमिक एनर्जी का यूज मिलिट्री के लिए कभी फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ऐसी ट्रीटी है ये। यूएसए ने साइन नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया ने साइन नहीं किया है, चाइना ने साइन नहीं किया है। इंडिया कहता है कि यार ये तो पार्शलिटी हो रही है, आप लोग तो साइन नहीं कर रहे हो, हम पे करवा रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो जिम्मेदार हैं, हम तो खुद समझते हैं, आप लोग अभी जिम्मेदार नहीं, आप लोग साइन करो। तो इंडिया ने साइन नहीं किए, सीटीबीटी पर साइन ना करने की वजह से ही एनएसजी में हम लोगों को मेंबरशिप नहीं मिल रही है। अभी इन ना मिलने का रीजन मैंने आपको बताया। अब मिलने का रीजन क्या है वो सुन लीजिए। मिलने का रीजन है, जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन ओरिजिन है, कमला हैरिस। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है विद इन 5 ईयर हमें बहुत कुछ यूएसए से मिलने वाला है। और इसीलिए चाइना का जो बिहेव है हमारे प्रति चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो रहा है। आपने देखा है जब से कमला हैरिस बनी है, उसी के दूसरे दिन उन्होंने जो गलवान वैली से अपने आर्मी को हटा दिया। और जो अभी ब्रिक्स का समिट हो रहा है वो भी इंडिया में चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो रुख है इंडिया के प्रति पॉजिटिव हो रहा है। उसका रीजन है कि वहां कहीं ना कहीं इनका ही वाइस प्रेसिडेंट है ना, भारतीय है, मूल भारतीय है वो। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये तो बहुत अच्छा होगा अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है, ठीक है? लेकिन 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है, ठीक? तो ये था, आप समझ गए कि कैसे, कहां से चीजें कैसे लिंक करती हैं। अगर इस तरह से समझोगे तो आने वाले क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या समझना, आपको सीटीपीटी पढ़ना है, आपको एनएसजी पढ़ना है, आपको ये जो ग्रुप मैंने बताया वो समझना है, और चाइना क्यों इंडिया के प्रति सॉफ्ट हुआ है वो आप भी समझ गए। एनएसजी ने, हाँ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु, क्या बोलता, परमाणु आपूर्ति, परमाणु आपूर्तिकर्ता देश, जो भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसकी हिंदी लिखने की मुझे कोई जरूरत लगी नहीं। इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, which of the above are among the free trade partner of ASEAN। ठीक है, आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर कौन है? फ्री ट्रेड समझते हैं? यस। तो सर अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो ट्रेड करती है, उन पे कस्टम ड्यूटीज नहीं लगती है सर। देखो, ऐसे क्वेश्चन रटने वाले नहीं है, तो रिस्क लेना है तो सबसे पहली बात है हमारा ट्रेड यूएसए से फ्री ट्रेड नहीं हो सकता है ना। फ्री ट्रेड उस कंट्री से कर सकते हैं जो हमारे बराबर का हो, है ना, जो हमारे बराबर का। फ्री ट्रेड का मतलब है कि टैक्स कुछ चीजों पे हम भी छूट देंगे, उन पे देंगे। अगर 6 को हटाएंगे तो कितने हट गए? 2 हट गए, ठीक है। अब आता है कनाडा, चाइना, इंडिया और कनाडा, दूसरा इसमें देखो चाइना भी है, इंडिया भी है, कनाडा नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें नहीं है, ठीक है, ये भी कनाडा भी नहीं है। कनाडा फ्री ट्रेड हमारे इंडिया के साथ नहीं है, तो इसमें दूसरा गलत है, तो ये गलत हो गया। फिर आंसर आप समझ गए कौन सा आ गया, ये।
अब यहाँ आपको क्या समझना है, यहाँ आपको समझना है कि जो फ्री ट्रेड है, पहले आसियान को समझना है, आसियान को, ठीक है, आसियान को समझना है। उसके बाद ये फ्री ट्रेड किस किस के साथ है, आसियान का, तो ये है जापान, यूएसए के साथ में नहीं है और कनाडा के साथ में नहीं है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ऐसा नहीं है, बहुत हिडन टॉपिक है, बहुत हाईलाइट टॉपिक है, और यूपीएससी उम्मीद करती है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछ के उन्होंने गुनाह कर दिया या कोई बहुत बड़े गलती कर दी कि यार ये तो हमें कैसे पता होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है, ठीक है, और कॉमन भी बेसिक है कि यूएसए नहीं हो सकता। तो यूएसए नहीं होगा तो कम से कम 2 में तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, 50% तो रिस्क में कम हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए क्योंकि बड़ा है काफी। With reference to the Global Alliance for the Climate Smart Agriculture, Global Alliance for the Climate Smart Agriculture, यानी एक वैश्विक संस्था है, ग्लोबल अलायंस है, जो स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करता है, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी GCSA यही होगा, हाँ सॉरी, ग्लोबल और AS ग्लोबल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो GCSA ये है क्या, एक बात ध्यान रखना, पहले नाम से समझना है, पहले नाम का मतलब है ग्लोबल, ठीक है, अलायंस का मतलब है समूह, ठीक है, यानी समूह, दूसरा है क्लाइमेट यानी जलवायु, और तीसरा है स्मार्ट, और स्मार्ट, और उसके बाद है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, यानी वैश्विक है, समूह है, जलवायु है, स्मार्ट है और एग्रीकल्चर है। कुछ वर्ड आपको समझ में आ गए, ये जो वर्ड है इससे ही हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, इन्हीं वर्ड से। हम मान के चलते हैं आपको नहीं पता करंट सिनेरियो में, बट इन वर्ड्स को लेके चलेंगे हम, देखते हैं क्वेश्चन आंसर आता है कि नहीं। देखिए, ठीक है, क्या है, ओके, जी, अब निकालिए इसका, GACSA and the outcome of the climate summit held in Paris 2015, यानी जो GASCA है वो पेरिस क्लाइमेट में आया था। एक बात ध्यान रखना है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीकल्चर समिट, that was related to only reduce carbon emission, only reduce carbon emission, और कुछ नहीं था उसमें कि CO2 के का उत्सर्जन को कैसे रोका जाए, ठीक है। इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात ही नहीं हुई थी, भारत के PM गए थे यहाँ से, एग्रीकल्चर का भी सुना था, उसमें वर्ड नहीं, एक ही बात कर रहे थे वो लोग कि 2025 तक हम इतनी CO2 कम कर देंगे, यानी जो ग्रीन हाउस कंपोनेंट्स हैं, जो ग्रीन हाउस एजेंट हैं, हाउ टू रिड्यूस द इमिशंस, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो पहला तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यानी पहला सेंटेंस गलत है, अगर पहला गलत है तो आई थिंक 2 तो मिल ही जाते हैं तुरंत ही, ठीक है, 2 तो ये हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दैट मीन्स 2 इज राइट, 2 की बात ही नहीं सोचना है। अब हमें सोचना है तीसरा, इंडिया वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA, बताएं क्या भारत इसका सदस्य था? नहीं, भारत नहीं है, ठीक है। इंडिया इसका
इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन नहीं है। अगर भारत में होता तो भाई कभी तो न्यूज में आता। आप लोग इतने भी बेखबर नहीं हो कि जो चीजें अब पेरिस ध्यान में आया कि नहीं आया, क्योंकि पेरिस हुआ है। ये भी आपके माइंड में आया होगा कि उन्होंने 0.25% करने की बात की है टिल 34। मतलब जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं जहन में रिकवर हो रही हैं। और ये तो कभी स्मार्ट एग्रीकल्चर का नाम ही नहीं आया इंडिया में। तो दूसरा सेंटेंस भी गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब है केवल दो आंसर है। मेंबरशिप ऑफ, हाँ, मेंबरशिप ऑफ, फोन आ रहा है। ठीक है, membership of GACSA does not the create binding obligation। तो ये बात तो सही है, कोई भी अलायंस होता है ना उसके कभी ऑब्लिगेशन नहीं होते, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं होता कि भाई आपको करना ही करना है, ठीक है। अलायंस, देखो एक बात बताता हूं आपको, एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है अलायंस, और एक होता है ट्रीटी। ध्यान समझिए दोनों चीजों को, तीनों को। ट्रीटी मीन्स मेंबर ऑफ 2 या 3 कंट्री गवर्नमेंटल प्रोसेस। ट्रीटी लाइक इंडस बेसिन इंडस ट्रीटी, जो ट्रीटी होती है वो 2 या 3 देशों के आपस में एक समझौता होता है, और वो 100% बाउंड होता है, 100% बाउंड। दैट इज अ ट्रीटी। मेंबर दैट मे बी 2 and 3, मे बी 4, नॉट 110। कभी किसी संधि में 110 देश नहीं होंगे, 90 कंट्री नहीं होंगे, ध्यान रखना। बट एग्रीमेंट में भी मेंबर 150, मेंबर 193, ठीक है। तो एग्रीमेंट का क्या है, वो कई सारे देशों का एक समझौता होता है, दैट नॉट ऑलवेज बाइंडिंग। वो हमेशा बाइंडिंग नहीं होता एग्रीमेंट बाइंडिंग हमेशा नहीं होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। और जो अलायंस है, अलायंस कभी बाइंडिंग नहीं होता। अलायंस से आप जब चाहो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट में कुछ ऑफिशियल्स इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं एग्रीमेंट में, मतलब साइन होते हैं, दैट इज एग्रीमेंट। और अलायंस का मतलब है सीधे भाई चलो हम भी आपके साथ हैं। तो ध्यान रखना है कि अलायंस जो है दैट इज नॉट मच फॉर्मल, बहुत ज्यादा ये फॉर्मल नहीं होता है, बहुत ज्यादा ये ऑफिशियल नहीं होता है। बट एग्रीमेंट ऑफिशियल होता है, बट नॉट ऑलवेज बाइंडिंग, यानी हमेशा बाध्यकारी नहीं होता। ट्रीटी 100% ऑफ बाइंडिंग, ठीक है। तो ये तीनों टर्म को समझ लेना आप जब यहाँ अलायंस। हाँ हाँ, जैसे किसी चीज का अगर हेडक्वार्टर जानना हो तो कैसे जाना जाएगा, मतलब हर किसी चीज का, जैसे कि WHO है तो इसका जेनेवा है, तो इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो एक साथ कैसे पढ़ा जाएगा, कोई साइट या कुछ है? देखो जितने जितने भी आपको मैं बता दूं, जितने भी इंटरनेशनल बॉडी हैं, इंटरनेशनल बॉडी में मैक्सिमम 5 to 7 ही ग्रुप हैं जिनका आपको जानने की जरूरत है। 5 to 7, ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में क्लास में बताया था कि 5 to 7, और आई थिंक दैट इज नॉट। मतलब से इंटरनेशनल ग्रुप डालना पड़ेगा, इंडिया एंड इंटरनेशनल ग्रुप, तब आएगा ऐसा? हाँ तब आएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला, 5 से 7 है। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक आपको WHO को जान लेना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। एक आपको WTO जान लेना है, IMF जान लेना है, ठीक है, और NSG जान लेना है, और जो अभी पूछा था, ठीक है, एटॉमिक मतलब ये एनर्जी, यानी 4 तो ये मेन है, बाकी मे बी 3 and 4, इससे ज्यादा मेंबर नहीं है। आसियान है, आसियान का देख लेना, ठीक है, और सार्क है, ये सार्क देख लेना,
तो इस तरह से मेंबर हैं और ब्रिक्स है, तो 7-8 से ज्यादा मेंबर नहीं है जो न्यूज में है। सिंपल सी बात है। इस बार 100% आपके एग्जाम में ब्रिक्स से क्वेश्चन आने वाला है, यूपीएससी में भी, स्टेट में भी, क्योंकि इस बार ब्रिक्स इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो जो न्यूज में है उसके बारे में जान लो, और बहुत बिना वजह क्वेश्चन नहीं आता, ये बात जान जाओ, समझ जाओ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से अगर क्वेश्चन भी, मान लीजिए 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 200, तो 200 आपको नहीं पढ़ने, लेकिन जो एक साल के अंदर जो न्यूज में रहे हैं वो नहीं छूटने चाहिए, है ना। अब वो मैं आपको बता ही देता हूँ कहीं ना कहीं। तो इनकी, और सर नवरत्न महारत्न कंपनी का भी सब कंपलसरी होता है ना सर? नहीं, महानवरत्न का ऐसा क्वेश्चन तो अभी नहीं बना है। कभी अगर क्राइटेरिया पूछेगा तो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी कंपनी है कौन सी नहीं है। क्योंकि सर आरओ जो है, आरओ में जो एमसीक्यू है लगभग इसी से रिलेटेड है, मैंने कुछ उसके देखे थे, तो इससे है। और अवार्ड जो होता है पद्म भूषण विभूषण, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 56, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है बताइए। काफी अच्छा है क्वेश्चन ये। डिजिटल इंडिया का पर्पस क्या है, एक बार आप लोग देखिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, कुछ हो जाए, है ना। डिजिटल इंडिया बताएं। सर थर्ड वाला तो है, सी सी लग रहा है। पहला लिखिए, देखो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर चीजों को हम पेपरलेस बना रहे हैं, ध्यान रखना। डिजिटल और ऑनलाइन में फर्क है, पर इसको समझ लीजिए। डिजिटल मींस पेपरलेस इज ए डिजिटल। हम पहले किताब से पढ़ते थे, अब हम लैपटॉप से पढ़ते हैं, ये डिजिटल है। ठीक है, लैपटॉप से अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन। ध्यान समझिएगा बात को, डिजिटल हमेशा ऑनलाइन नहीं होता है। डिजिटल का मतलब है पेपरलेस वर्क, और ऑनलाइन का मतलब है सर्विस या इंटरनेट यूज फॉर द सर्विस। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आप जो क्लास ले रहे हो वो ऑनलाइन है, डिजिटल और प्लस ऑनलाइन। जो ऑनलाइन होगा वो डिजिटल जरूर होगा, लेकिन डिजिटल होगा वो ऑनलाइन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अभी आप अपने नेट का डेटा बंद कर दो, अपने डिवाइस का डेटा बंद कर दोगे तो वो डिजिटल रह जाएगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, इजीली आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिजिटल प्लान, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ऑन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना। हमने फर्स्ट बार यही बोला था, डिजिटल मींस नॉट इंटरनेट। ये लिखा ना इंटरनेट, डिजिटल का मतलब इंटरनेट है ही नहीं। सिर्फ डिजिटल और ऑनलाइन में फर्क समझना था, क्वेश्चन हो जाता आपका। अब देखो पहला गलत है, तो एक तो ये गलत हो गया, दूसरा ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, तो इसका मतलब 3 तो सही है, तो दूसरा देख लेते हैं, है ना। एस्टेब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू द इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस that collect the big data to build there the large data center within our national geographical boundaries। ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, क्यों किसी देश में दूसरे देश में भारत उंगली करेगा, है ना। बाउंड बताइए, विद इन अवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसका क्या मतलब है। इसका डिजिटल का मतलब कोई नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई डेटा से लेना देना नहीं है। डेटा मींस, बिग डेटा मींस इंटरनेट, और पहले बताया इंटरनेट का यूज ही नहीं है इसमें। अब देखिए,
या ना तो यहाँ पे ये चाइनीज की बात हो। देखो एक और भी चीज, हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने डिजिटल इंडिया को लेके, ठीक है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री का शुरू से सपना है कि डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत बनाना है। मेरी बात समझना, हमारे पीएम का ये शुरू से सपना है कि डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत बनाना, यानी जो इंटरनेट सुविधा हम दिल्ली में बैठ के ले रहे हैं वो सुविधा गांव में भी होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम चीज पेपरलेस हो, मैक्सिमम सर्विस ऑनलाइन हो, वो गांव में भी हो, ये सपना है। क्या डिजिटल इंडिया इसलिए शुरू किया था, चाइना में ऐसा हो रहा है? या डिजिटल इंडिया इसलिए शुरू किया था कि हम अपनी बाउंड्री की डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा था क्या? कभी पीएम ने ऐसा बोला था कि भाई हम पाकिस्तान की बाउंड्री देखना चाहते इसलिए डिजिटल इंडिया? नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। पेपरलेस वर्क, फास्ट वर्क, ऑनलाइन वर्क, ठीक है। गिव द सर्विस इन रूरल एरिया, यानी भारत लाइक इंडिया, इंडिया मतलब अर्बन रीजन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो पहला, एक तो इंटरनेट से भी गलत हो जाता है, दूसरा ऐसे भी गलत कर सकते हैं कि कोई चाइना को सपोर्ट करके नहीं लिया था, ये डेटा की भी नहीं थी। टू कनेक्ट मैनी अवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई मैनी अवर स्कूल पीपल्स प्लेस देयर द मेजर टूरिस्ट प्लेस। ये बस, ये केवल तीसरा सही है इसमें, ठीक है। डिजिटल इंडिया का मतलब यह था। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था, बस सिर्फ जो हमारे सरकार का सपना है उसको हमें पहचानना था कि वो क्या चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहे हैं। तो एक ही बात कह रहे हैं, देखो भैया, हम गांव को भी नेट से जोड़ना चाहते हैं, हम हर चीज को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं। वो आज के शायद आपने पीआईबी में देखा होगा, हमारे पीएम ने वर्चुअल भगवत गीता का अनावरण किया, वर्चुअल। तो अब भगवत गीता ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो इसमें कुछ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें टाउन समटाइम कंट्री मेंशन्ड इन द न्यूज, ये तो खैर न्यूज करंट के, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मैप पता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दो चीजें ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दो बातें आपके काम आ सकती हैं। पहली चीज, आप करंट के लोकेशंस को अच्छे से समझते रहे, है ना, करंट की लोकेशंस को। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक जगह है कोरू, कोरू सुना है, बहुत न्यूज में आता है, ठीक है, फ्रेंच गियाना में है, यानी साउथ अमेरिका में है। तो ऐसे या तो हम ये समझ लें, या तो हम ज्योग्राफिकल मैप रट लें पूरा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करना है, जो करंट में न्यूज है वो करना है। जैसे मान लीजिए पर्थ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, ओसाका जापान में है। ये कुछ लोकेशंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए। आप कोई तजाकिस्तान का मान लीजिए बाकू है, वो नहीं पता है तो चलेगा, लेकिन संघाई नहीं पता है तो कैसे चलेगा? अब बताइए, है ना, संघाई जानना जरूरी है। तो यही बस सिंपल सी चीज है, इसके लिए करंट की लोकेशंस को फोकस करना है। जैसे ये है, आपको पता था ये अलिफो शहर कहां पर है, तो ठीक है। अब पूछा सही मिलाने के लिए, पूछा इसमें देखो कि एलेप्पो सीरिया में शहर था, जहां जो एक चौक था वहां पे जो उग्रवादी उन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये है किरकुक, ये यमन में है। मौसुल ये फिलिस्तीन में नहीं है। तो वैसे, और ये मजार शरीफ ये भी अफगानिस्तान में नहीं है, ये सऊदी अरेबिया में है। तो यानी सऊदी अरेबिया में है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो इसमें दो लोकेशन ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तीसरी और पहली, ये आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है।
तीसरी और पहली। तो फिर भी ये क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ज्यादा गलत है। उसका रीजन ये है, ये सारी लोकेशन न्यूज में रहती है। कभी कभी इंटरनेशनल न्यूज भी सुन लिया कीजिए, खासकर बीबीसी टाइप का। और तो खैर बीबीसी ऑडियो बंद कर दिया उन्होंने, शायद पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो बहुत काम की थी, अक्सर ये न्यूज आती रहती है। और इंटरनेशनल सर इस तरह के क्वेश्चन मतलब मैप से ही हो पाएगा ना? नहीं, जो न्यूज में लोकेशंस है उनको मैप में जाके देखना है। न्यूज की लोकेशंस को मैप में जाके देखना है ना। मैप तो है ही जरूरी, एटलस तो जरूरी है ही है, लेकिन एटलस में तो बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत सारी लोकेशंस हैं, क्योंकि उसमें तो भरमार है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। in the federation established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट आया था इसमें पावर किसे दिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो जो रेसिड्यूरी पावर थी वो किसे दिया गई थी? प्रोविंशियल गवर्नर जनरल को दिया गया था। यस, गवर्नर जनरल को दिया गया था। यस, राइट, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को दिया, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को दिया गया था। देखो ये तो इस समय बहुत पावर में थे ही नहीं, और प्रांतीय राज्यपाल का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये था, और आगे देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई थिंक ये तो पता होना ही चाहिए। और पहला क्वेश्चन है इसमें, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or the office if he is the member of the assembly। यानी विधानसभा की अध्यक्ष या का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद रिक्त कर दिया जाएगा या कर देगा। तो बताइए, ऐसा कुछ सेंटेंस में है। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यदि विधानसभा का अध्यक्ष उस सदन का मेंबर नहीं रहता है तो उसका पद खाली हो जाता है, बताएं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, whenever the legislative assembly dissolve the speaker shall vacate his or office immediately। जब कभी विधानसभा विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। दोनों में क्या फर्क है, बताएं। सर दूसरा गलत। दूसरा गलत है। इनका मतलब समझते हो आप लोग, क्या मतलब है? देखिए, जब समझिए आप, जब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ठीक है, जैसे विधानसभा का इलेक्शन हुआ 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को इलेक्शन हुआ, और 15 फरवरी को इलेक्शन में विधानसभा में मान लीजिए 500 लोग आते हैं, मान लीजिए 300 लोग आते हैं। इसमें 15 फरवरी को स्टेट लेजिस्लेटिव में 300 लोग आते हैं। इन 300 लोगों में से एक व्यक्ति वो होगा जो असेंबली का अध्यक्ष बनेगा, एक है ना, एक इसमें वो होगा जो अध्यक्ष बनेगा। मेरी बात समझ गए? एक वो होगा जो यहाँ पे अध्यक्ष बन के बैठेगा, ठीक है, या बैठेगी। अब बात क्वेश्चन ये है कि विधानसभा का अध्यक्ष वही बन सकता है जो विधानसभा मेंबर हो, है ना। आपने प्रोटेम स्पीकर का सुना होगा नाम। जी सर, प्रोटेम स्पीकर। तो वो
वो टेम्परेरी होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है, पहला सेंटेंस क्या कहता है, अगर ये व्यक्ति हाउस की मेंबरशिप छोड़ देता है या दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है या किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है और इसे रिजाइन करना पड़ता है, तो इसका जो चेयरमैनशिप है, जो प्रिसाइडिंग है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये पहला सेंटेंस है। ये सही बात है। अगर ये खुद से रिजाइन करेगा, जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये खुद से रिजाइन करेंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा ही। दूसरा, ये था पहला क्वेश्चन, अगर ये रिजाइन करता है या इनकी पोस्ट खाली हो जाती है या इनकी डेथ हो जाती है या अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है जिससे ये वर्क करने में कैपेबल नहीं होते हैं, तो इनकी पोस्ट खाली हो जाएगी, जस्ट द टाइम। दूसरा सेंटेंस कहता है, अगर ये जो विधानसभा है 15 फरवरी 2015 को आई थी, ठीक है, और इसको जो डिसॉल्व, उसकी डिसॉल्व कब हो गई, मान लीजिए 10 फरवरी 2019 या 2019 मान लेते हैं, या कह सकते हैं 10 जून, है ना, 10 जून 2020, इलेक्शन 20 में होना है ना, ये विधानसभा डिसॉल्व हो गई। हमारी बात समझिएगा, इलेक्शन होने से पहले विधानसभा डिसॉल्व होती है, यानी भंग हो जाना पहले होती है, और उसमें 3-4 महीने का वक्त होता है इलेक्शन होने तक। यानी अगला जो सीएम बनेगा वो 15 फरवरी 2020 तक बन जाना है, ठीक है, 15 फरवरी 2020 तक, ठीक है, 2020 तक न्यू सीएम आ जाना है, नया सीएम या नया स्टेट लेजिस्लेटिव आ जाना है। तो इस बीच में, इस समय जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, बात ये है। तो इस समय वही अध्यक्ष होगा जो पहले से था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पहले से वही था, मंत्री कोई नहीं होगा, लेकिन सारा पावर उसके हाथ में होगा। तो उस समय उसका जो पद है, जो पोस्ट है, वो डिसॉल्व नहीं होती है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव भंग होती है तो वो रहता है, और उसके रहने का रीजन मैं बताता हूं क्यों। मान लीजिए अचानक से कोई कानून बनाना पड़ गया, अचानक से कोई कानून बनाना पड़ गया तो कैसे होगा, है ना? कानून कहाँ बनता है? हाउस में, और हाउस ही डिसॉल्व है तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो उस वजह से अगर डिसॉल्व होती है तो उसकी पोस्ट नहीं जाती है, और डिसॉल्व हो जाती है तो पोस्ट नहीं जाती है। अगर वो खुद से रिजाइन करता है या खुद से कुछ क्राइम करता है तो हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई आपको। जी सर, क्लियर है। ये सारी चीजें न्यूज में आती हैं। लोकसभा स्पीकर के बारे में देखना, लोकसभा स्पीकर उस समय तक थे जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था, जब तक नए नहीं आ गए थे, तब तक उस समय तक रहते हैं, ठीक है, ये बात अच्छी समझ लेना। और क्वेश्चन आपका ये हो गया होगा क्लियर और नोट, ठीक है। तो यही है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी, ऐसा नहीं है। विधानसभा विघटन में वो रिक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काफी क्वेश्चन अच्छा था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज, ठीक है, 40 तक। Which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं कानून और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? यदि if there are more law, there is less liberty. यदि ज्यादा कानून होंगे तो स्वतंत्रता कम होगी। दूसरा सेंटेंस कहता है if there are no laws, if there are no liberty. अगर कोई कानून नहीं होगा तो स्वाधीनता भी नहीं होगी।
ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप से, लेकिन बहुत ही मैच्योर लोग दे सकते हैं इसका आंसर। इफ देयर इज नो लिबर्टी, लॉ हैव टू मेड बाय द पीपल। अगर कोई स्वतंत्र, इफ देयर इज लिबर्टी, अगर स्वतंत्रता है तो लोग कानून बना सकते हैं। इफ लॉ और चेंज और टू ऑफिल लिबर्टी इज डेंजर, अगर कानून बार बार परिवर्तित होते हैं तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। बताएं क्या राइट आंसर है, बोलें। सर इसमें डी लग रहा है। और बताएं। सर ए लग रहा है। मतलब अगर कानून ज्यादा होंगे तो स्वतंत्रता कम होंगी। बी को देखो ध्यान से। इफ देयर आर नो लॉज, अगर कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। ये रियल है इसका मीनिंग। ये तो कहते हैं कि कानून की वजह से हम लोग स्वतंत्र हैं, है ना। लेकिन सर अगर बार बार कानून चेंज होगा तो उसके लिए स्वाधीनता खतरे में नहीं पड़ सकती है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो सकता? नहीं, स्वतंत्रता खतरे पड़ सकती है, लेकिन कानून बार बार चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले तो कानून बार बार चेंज होने में नहीं, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन इनमें से जो सबसे ऑप्शन ज्यादा सही है वो यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन अगर पूछेगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, लॉ एंड लिबर्टी। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, कह सकते हैं ना। जहां डिसिप्लिन नहीं होता है वहां पर काम नहीं होता है, वहां लिबर्टी नहीं होती। डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन क्या है, लॉ ही तो है। डिसिप्लिन क्या है, लॉ ही तो है। तो देयर आर नो लॉज, देयर इज नो लिबर्टी। अगर लॉज नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका कि आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा ही हो गया क्लासेस में, तो और इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं और कल मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। लेकिन हाँ, जो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, जो भी मैंने यहाँ चीजें डिस्कस की उनको नोट डाउन जरूर करना, और जब नोट डाउन करें तो उनको आगे स्पेस भी छोड़ना, आगे चीजें जैसे जैसे आती हैं। अभी जैसे उत्तराखंड के सीएम के साथ जो हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था इससे पहले वाला, विधानसभा वाला, तो ये कहीं रिटन में नहीं मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल में आपको देखना पड़ेगा। जैसे यही कल की बात थी, तो उत्तराखंड के सीएम बदले हैं लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। जरूरी नहीं है सीएम बदले तो इलेक्शन हो, ये जरूरी भी नहीं है सीएम बदले तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो, है ना। ये भी जरूरी नहीं कि सीएम बदले तो विधानसभा डिसॉल्व हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो चीजें हमारे आसपास होती हैं उनको ध्यान से समझिएगा। और आपने देखा होगा कि जो रिजाइन दिया है वो उन्होंने राज्यपाल को दिया है, और कल के हिंदू पेपर में राज्यपाल की फोटो थी, राज्यपाल को रिजाइन देते हुए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीएम अपना रिजाइन किसको देते हैं। ठीक है, सीएम रिजाइन अपना किसको देते हैं, और सीएम का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करना क्या राज्यपाल की मजबूरी है? ऐसा नहीं है। राज्यपाल चाहें तो रेजिग्नेशन को मतलब डिसमिस भी कर सकते हैं, वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस समय रिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली कर लेते हैं एक्सेप्ट वो लोग। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि गवर्नर की मजबूरी होती है कि उनको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, जैसे अभी एमपी वाले केस में हुआ था लास्ट टाइम। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, वॉच कीजिए, अच्छे से इनको समझिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब आप किताबों से हटकर उसको अपनी लाइफ के साथ जीते हैं, तब अच्छे समझ में आती हैं सारी चीजें। सर इसके अधिनियम समझना बड़ा कठिन होता है। नहीं, दो अब जैसे मान लीजिए जो कल की क्लास, ठीक है।